नमस्कार साथियों, मैं हूँ राम जी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। आज प्रेमचंद की जयंती है। महान कथाकार, एक तरह से कहें कि जो बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर को हासिल है, जो अंग्रेजी में शेक्सपियर को हासिल है, जो मुकाम रशियन में टॉलस्टॉय को हासिल है, वो मुकाम हिंदी में प्रेमचंद को हासिल है। हिंदी एक तरह से कहें तो जो आधुनिक हिंदी है उसे सबसे अधिक अगर किसी एक व्यक्ति ने समृद्ध किया है अपने लेखन से तो वो निश्चित रूप से प्रेमचंद है। आज उनकी 141वीं जयंती है और इस मौके पे हम उन्हें सादर नमन करते हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। और आज ही के दिन एक हमारे लिए एक अवसर भी है उस महान कथाकार को श्रद्धांजलि देने का कि वो एक किताबों की दुनिया के, शब्दों की दुनिया के, अक्षरों की दुनिया के महान व्यक्ति रहे। तो उनकी याद में हम किताबों पे एक ख़ास प्रोग्राम आज से शुरू करने जा रहे हैं, किताबों की दुनिया। और आज हम पहले उनकी एक किताब पे बात करेंगे, आज शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले, चूँकि आज प्रेमचंद जी की जयंती है, तो इससे पहले कुछ बातें उनके बारे में भी कह लेना उचित होगा और कुछ एक बातें ज़रूर उनके बारे में कही जानी चाहिए। साथियों, आज अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा तो आज सोशल मीडिया की हर लगभग दूसरी पोस्ट प्रेमचंद को समर्पित है, प्रेमचंद के बारे में है। ये इस बात को भी इंगित करती है कि कितना प्रेम है उस महान कथाकार के लिए, उस महान शिल्पी के लिए, उस महान शब्द साधक के लिए। आज से लगभग 80 साल पहले उन्होंने ये दुनिया छोड़ी थी और कुल जमा 56 सालों का उनका जीवन रहा और जिसमें आप देखें तो उन्होंने लगभग 500 से अधिक कहानियाँ लिखी, दर्जनों उपन्यास लिखे, तमाम लेख लिखे। और ये जानना भी दिलचस्प होगा कि उन्होंने उर्दू में लिखा। और वो एक जो समेकित जो संस्कृति थी, जो सामासिक संस्कृति थी भारत की, वो सबसे बड़े उसके प्रतिनिधि भी थे। सबसे बड़े कथाकार ही नहीं, सबसे बड़े लेखक ही नहीं, उस सामासिक संस्कृति के सबसे बड़े वाहक भी थे। और एक तरह से कहें कि आज से 100 साल पहले जो भारत गुलाम था, तो उस गुलामी में भी दोनों स्तरों पे, एक राजनीतिक आज़ादी के लिए और एक सामाजिक आज़ादी के लिए, वो प्रेमचंद जो है वो लड़ते रहे। और जीवन भर का उनका जो लेखन है वो इस चीज़ की तायीद करता है कि लेखक को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और लेखक की एक पक्षधरता कैसी होनी चाहिए। अभी बात हो रही थी आशीष जी से, तो उन्होंने कहा कि कहीं नामवर जी ने लिखा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि प्रेमचंद ने जो है वो किसानों के बारे में लिखा या मज़दूरों के बारे में लिखा या जो नीचे के तबके हैं, जो जात के भेद में नीचे आते हैं, उनके बारे में लिखा। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने उनके पक्ष से लिखा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। और आप हिंदी के उस दौर को याद करें या उस पूरे समय को याद करें तो आप देखें कि जिस समय ये सारी चीज़ें विपरीत जा रही थीं, उस समय प्रेमचंद ने ये काम किया। एक दो दिलचस्प बातें मैं प्रेमचंद के बारे में ज़रूर बता दूं कि हम लोग उनका नाम सामान्यतया मुंशी प्रेमचंद जानते हैं, और इसे हम लोग जानते हैं कि उनका नाम धनपत राय था। लेकिन आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी एक जगह ये जिक्र आया है कि उनका नाम सिर्फ प्रेमचंद था और उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ प्रेमचंद ही इस्तेमाल किया। उनके बेटे ने भी एक पत्र में इस बात का जिक्र किया था। तो मुंशी नाम कैसे पड़ा? दरअसल जब वो हंस का संपादन कर रहे थे तो के.एम. मुंशी और प्रेमचंद दोनों लोग मिल के उसका संपादन का जिम्मा उन लोगों के पास हुआ। चूँकि वो दोनों नामों को मिलाना था तो इसलिए वो दोनों नाम मुंशी प्रेमचंद मिलाया गया। और बाद में चूँकि वो कायस्थ थे और इस वजह से वो नाम लोगों ने समझा कि चूँकि कायस्थ लोगों को मुंशी भी कहा जाता था, तो इसलिए नाम उनके साथ जुड़ गया। और वो फिर हम आज जो है वो प्रेमचंद का नाम जो है मुंशी प्रेमचंद के रूप में देखते हैं, जबकि प्रेमचंद ने अपने जीवन में अपना नाम प्रेमचंद ही इस्तेमाल किया था। कहीं भी उन्होंने मुंशी प्रेमचंद नहीं इस्तेमाल किया था। तो ये एक दिलचस्प जानकारी थी जो मैंने सोचा कि इस मौके पे आप लोगों को दे दी जाए। साथियों, आज हम लोग इस महान कथाकार को याद करते हुए जो उनका सबसे प्रतिनिधि जो उनकी किताब है, हम लोग शुरुआत इस कार्यक्रम की इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकती
कि हम लोग इस किताब से उनका इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, किताबों की दुनिया की। और ये इस किताब का नाम है गोदान। आप सब लोग जानते हैं ये किताब 1935-36 के आसपास छपी थी और लगभग 80 साल 85 साल हो गए इस किताब को छपे हुए। और तब से लेके शायद हिंदी में मुझे लगता है कि सबसे अधिक बिकने वाली किताब, और हिंदी साहित्य से जिसका भी थोड़ा भी वास्ता है वो सब लोग इस किताब के बारे में जानते हैं, इसकी कथा के बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, होरी इसके पात्रों के बारे में जानते हैं। और बहुत सारे लोग तो प्रेमचंद को गोदान के कारण भी जानते हैं। तो ये उनकी प्रतिनिधि किताब है। हालांकि प्रेमचंद इसके अलावा भी महत्वपूर्ण है। आप कहानियों में खास करके आप हम लोग बचपन में थे तो ईदगाह कहानी, मंत्र कहानी, पंच परमेश्वर और कितना सारा उनकी कहानियाँ हैं जो हम सब लोग जानते हैं। ठाकुर का कुआं, माने एक सीरीज़ है पूरी। आप किसी से भी बात करेंगे तो प्रेमचंद की कहानियों को ज़रूर वो कुछ न कुछ ज़रूर जानता होगा। और आप किसी से भी बात करेंगे तो उनके उपन्यासों को, कर्मभूमि, निर्मला, रंगभूमि और बहुत सारे जो उनके और उपन्यास हैं, उनके तमाम जो वैचारिक लेखन हैं, सब लोग उनसे परिचित होंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस बात करेंगे आज गोदान के बारे में, क्योंकि गोदान चूँकि हम लोग किताबों की दुनिया एक कार्यक्रम लेके आज से आ रहे हैं, एक श्रृंखला लेके, तो इससे बेहतर मुझे लगता है कि पहली किताब इससे बेहतर शुरुआत करने के लिए हम लोगों को नहीं मिल सकती। और एक महान कथाकार की एक महान कृति, आप समझिए कि इसे वो दर्जा हासिल है जो टॉलस्टॉय के वॉर एंड पीस को हासिल है, या किसी भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण किताब को हासिल है, वो हिंदी में हमारे पास गोदान है। आप गोदान को हम किस तरह से देखें? गोदान पे मुझे लगता है कि भारत के लगभग हर पाठक की कोई न कोई राय है, लगभग हर आलोचक की कोई न कोई राय है। और इस पे जितना शोध हुआ है, जितना लिखा गया है, तो उसमें हम कुछ नया क्या बताएं। बस इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये किताब एक शुरुआत करने के लिए, जो अगर मान लीजिए आप साहित्य के ऐसे विद्यार्थी हैं जो नए हैं बिल्कुल और आप शुरू करना चाहते हैं, तो इस किताब से आप ज़रूर शुरू करिए। और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास जो हिंदी है, हिंदी की जो भाषा है वो बहुत समृद्ध है और इसकी इतनी अच्छी परंपरा है कि जो 100 साल पहले लिखी गई बात थी वो कहीं ना कहीं समाज को आज भी रिफ्लेक्ट करती है और कहीं ना कहीं समाज को आज भी रास्ता दिखाती है। ये किताब एक तरह से देखें तो ये जो कथा है सिर्फ कहा जाता है कि एक किसान की तो कथा है ही, लेकिन सिर्फ किसानों की कथा नहीं है। आप देखें तो ये एक जातिगत स्तर पे एक नीचे के तबके का इसका नायक है, सिर्फ उसकी भी कथा नहीं है। इस कथा में जो एक मध्यवर्गीय शहरी जो लोग हैं, ये सिर्फ उनकी भी कथा नहीं है। इस कथा में जो जात का भेद है, सिर्फ उसकी भी कथा नहीं है। इस कथा में जो पोंगापंथी हैं, जो पंडिताओं ताने बाने हैं, जो जाति भेद हैं, ये सिर्फ उसकी भी, ये सब चीज़ों की कथा ज़रूर है, लेकिन इससे बढ़ के ये उस पूरे समाज की कथा है, पूरे समय की कथा है। और उससे भी बढ़ के मैं कहूँगा कि ये भविष्य की कथा है, कि मतलब किसी समय को कैसे नहीं होना चाहिए, किसी समय में कैसा नहीं होना चाहिए, ये प्रेमचंद ने बहुत बखूबी दिखाया है। जब आप इसके नायक के साथ, होरी के साथ आप आगे बढ़ते हैं, जो एक किसान है, तो उसके दुख दर्द को आपको लगता है कि हमें लगता है बतौर पाठक कि होरी जो है, होरी ही हमारा असली नायक है और हम होरी के साथ अंत तक रहते हैं, उसके जीवन संघर्ष में और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के साथ भी, उसकी पत्नी के साथ, उसके बेटे के साथ। और जो भी कैरेक्टर आता है जो उसके साथ न्याय नहीं करता है, हम उसको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। प्रेमचंद की ये बहुत बड़ी ताकत है कि किसी एक किताब में, किसी एक उपन्यास में, किसी एक नायक के साथ वो ऐसा लेके चलते हैं कि पूरा पाठक वर्ग, एक तरह से समझिए कि वो भले ही उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो या नहीं करता हो, वो उसको अपना साथ मानता है, उसे अपना नायक मानता है और उसे अपना आदर्श मानता है। एक तरह से आप समझिए कि एक 100 साल पहले जो किसानों की दुर्दशा है, उसका इतना जीवंत उदाहरण है इसमें। और अफसोस की बात यह होती है कि 100 साल बाद भी किसान जिस तरह से होरी मरता है, आज भी किसान लगभग पिछले आंकड़े हैं जो 10-20 सालों के या 25 सालों के, जिस दौर में उदारीकरण के दौर में कितनी सारी प्रगति की बातें की जाती हैं, उसी दौर में कई लाख किसान भारत में आत्महत्या कर लेते हैं। और ये कितनी दुखद बात है कि 70 साल आज़ादी के बाद या 75 साल बाद
हम उसी स्थिति में हैं या उसके आसपास हैं जो 80 साल 85 साल या 100 साल पहले प्रेमचंद जिस स्थिति की कल्पना कर रहे थे या बात बता रहे थे। ये दुखद है हमारे लिए और हमारे लिए एक सबक भी है कि हम कैसे इस चीज़ को दूर करें और आगे बढ़ें। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे के एक उदाहरण मैं दे के अपनी बात समाप्त करूंगा कि प्रेमचंद का पक्ष जो आप समझिए कि कैसे वो प्रेमचंद किस तरह से इस उपन्यास में एक अपना पक्ष रखते हैं अपने पात्रों के जरिए। आप देखें कि एक उसमें पात्र हैं राय साहब और वो मध्यवर्गीय चेतना वाले आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन वो जो बात कहते हैं अपने वर्ग के लिए वो आज भी कितनी माकूल है और कितनी उपयोगी है। वो कहते हैं कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में नहीं मिलेंगी, केवल उन्हें सद्भावना के आधार पर दी जाएंगी, तब तक उनकी दशा नहीं सुधर सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूँ और मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पे मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना ही प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसें और खपें कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी का ही एक रूप मानता हूँ, इनका किला जितनी जल्दी टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हज़ार फटकारें, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लज्जता भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हम में आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने आसामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। एक तरह से समझिए कि एक आदमी जो शोषक वर्ग से आता है वो ये बात कहता है। आप प्रेमचंद एक तरह से समझिए कि उसकी आत्मा को झकझोरते हैं, उस वर्ग की आत्मा को झकझोरते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कितना अनैतिक है और कितनी खराब है, कितनी खराब बात है वो। इस तरह से आप देखेंगे कि जो बात मैंने शुरू में नामवर जी के बकौल कही थी कि प्रेमचंद जो पक्ष अपना रखते हैं वो इस उपन्यास में सबसे प्रतिनिधि रूप से आता है। स्त्री पुरुष की बात हो, जात भेद की बात हो, किसानों की बात हो, मध्यवर्गीय चेतना में भी एक बहस की बात हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और इसका नायक भले ही अंत में मर जाता है, लेकिन उसका जो संघर्ष है वो पाठक के मन में हमेशा जिंदा रहता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप शुरुआती पाठक हैं हिंदी साहित्य में तो इस किताब को सबसे पहले पढ़िए और फिर आपको, मुझे यकीन है कि आप प्रेमचंद को खोज के पढ़ेंगे, ढूंढ के पढ़ेंगे। तो मित्रों, आज की इस कड़ी में अब हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले सप्ताह में प्रति शनिवार हम आपसे मुलाकात होगी और किसी न किसी एक किताब पे इस बहाने बातचीत होगी। कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगता है, इस बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नमस्ते, शुक्रिया।